नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको भारत की प्रमुख फसलें मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा। मेरी गारंटी है आपको कि आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप एनडीए, सीडीएस, रेलवे, एसएससी तो छोड़ दीजिए, आप पीसीएस और यूपीएससी के प्री में कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत करके नहीं आएंगे। बस आपको वीडियो आखिरी तक देखना है। जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है और जो मैं बोला हूं उसको ध्यान से सुनना है और उसको नोट करना है। वीडियो देखने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें। आज हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के या फसलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की यदि जलवायु और भू-आकृति को देखा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, पर्वतीय मिट्टी, मध्य में गंगा का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी, दक्षिण में प्रायद्वीप भारत है जो पठारी प्रदेश है। यहाँ काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इधर वनी क्षेत्र है जहाँ पे लेटराइट मिट्टी लेके असम में जलोढ़ मिट्टी से लेके पर्वतीय मिट्टी। तो भारत में चूंकि जलवायु विभिन्नता, मृदा विभिन्नता पाई जाती, यही कारण है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। हम सबसे पहले आज चावल के बारे में पढ़ेंगे। चावल मतलब राइस। क्यों? क्योंकि ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। एनडीए से लेके सीडीएस तक में पूछा गया है, रेलवे, एसएससी में तो पूछा ही गया है कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। गेहूं नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, चावल है। क्यों? क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक चावल किसी ना किसी रूप में प्रतिदिन प्रयोग होता है। उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में तो दोपहर में सबके घर में बनता है और दक्षिण में तो प्रत्येक भोजन चावल पे ही बेस है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फिर ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मानसून के आगमन में बोई जाए। इसके कारण इसका तापमान क्या है? 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसको बोते समय जो तापमान है 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। और चूंकि मानसून आगमन में बोया जाता है तो वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, जब उसको बोया जाता है प्लांटेशन के बाद, तो इतने बड़े पौधे को कम से कम इतना पानी में डुबोया रहता है। इसका मतलब कि इसको पानी की बहुत आवश्यकता है। और मिट्टी कौन सी? जलोढ़। अभी हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि जहां जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां वहां चावल की खेती की जाती है। चावल की यदि संदर्भ में देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कौन सा है? चीन, भारत, फिर इंडोनेशिया। ठीक है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक होकर भी निर्यातक नहीं है क्योंकि उसकी इतनी अधिक जनसंख्या है तो सारा कंज्यूम वही हो जाता है। भारत भी मैक्सिमम कंज्यूम करता है, बहुत ही मात्रा में, कम मात्रा में निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। मुश्किल से कौन सा करता है? बासमती चावल। ये तो जानते ही होंगे आप। जब हमारे घर में मेहमान आता है तो क्या बनता है? बासमती चावल ही बनता है। तो शादी ब्याह में भी, फंक्शन में भी बासमती चावल बनता है। भारत में जो चावल होता है वो कहां होता है? पहले पश्चिम बंगाल। आप यदि इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मानचित्र पे देखिएगा, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यहां लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। फिर दूसरा उत्तर प्रदेश, ये पंजाब का एरिया, और ये आंध्र प्रदेश। यदि आप ध्यान से इस क्षेत्र को देखिएगा तो ये कौन सा? सिंधु नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये वाला, और ये तटीय मैदान। ये यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहां पे
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए चावल का मुख्यतः जो प्रोड्यूस होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है, जो विशाल मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान और तटीय मैदानों में पूर्वी और पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। भारत में चावल की करीब कितनी है? 3000 किस्में हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में चावल की करीब 3000 किस्में हैं और ये समुद्र तल से, समुद्र मतलब यहाँ पे इस कोस्टल एरिया से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई तक चावल का उत्पादन किया जा सकता है। चावल की भारत में 3 तरह की फसल होती है, अमन, ओस और बोरो। इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अमन करीब 87% होता है। ये ग्रीष्मकालीन है जो गर्मियों में बोया जाता है। जो कुल उत्पादन चावल का होता है उसमें 87% अमन का होता है। यह अमन और ओस और बोरो मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा के तट, आंध्रा के तट और तमिलनाडु के तट पे होता है, जहां चावल की 3 फसलें ली जाती है। एक तरफ चावल बोया जाता है और दूसरी तरफ चावल काटा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है कटक का। आप पूछेंगे कटक का चावल से क्या? यहां पे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा बेटा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक पे है, जहां चावल की विभिन्न प्रजातियों की खोज की जाती है कि कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए। कावेरी, कृष्णा, पद्मा, ये चावल की विभिन्न वैरायटियां हैं जो भारत में प्रोड्यूस की जाती है। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, याद रखिएगा। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कौन सा है? चीन, भारत, रूस और फिर यूएसए। ये 4 है प्रमुख विश्व के उत्पादक है। एक चीज बहुत अच्छी तरह आप लोग सब ध्यान रखिएगा, ये जो मैं प्रमुख उत्पादक बता रहा हूं ये 2019-20 के डाटा है। आप लोग जब परीक्षाओं में बैठिएगा तो कृपा करके आर्थिक सर्वेक्षण से या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से या स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी जेन्युइन हो, जो परीक्षाओं में मान्य हो, वहां से नोट करके जाइएगा कि वर्तमान समय में कौन विश्व के सबसे बड़े उत्पादक या देश में कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। ये रबी की फसल है। रबी मतलब जो सर्दियों में बोई जाती है। इसलिए क्या होता है, यहां पे वर्षा कम होती, क्योंकि सर्दियों में भारत में कहां वर्षा होती है, मुख्यतः इस भाग में वर्षा होती है और इस भाग में वर्षा होती है, तो पानी की इसको बहुत अधिक आवश्यकता होती। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए बहुत होती है। जहां वर्षा कम होती है वो सिंचाई के द्वारा पूरी कर जाती है। तापमान में थोड़ा विभिन्नता चाहिए इसके लिए। उसका कारण क्या है कि बोते समय तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, मतलब जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है तो बिल्कुल कम तापमान होना चाहिए। लेकिन जब काटते समय हो, जब मार्च अप्रैल में कटता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के करीब इसमें तापमान की आवश्यकता होती, ताकि इसके जो कलियां हैं, जो फली है, वो अच्छी तरह पक सके और खिल सके। मृदा दोमट और जलोढ़, इसका क्या मतलब है? जलोढ़ का मतलब यह है कि जहां पे नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं, यहां पे बांगड़, ये मुख्यतः बांगड़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़, वहां पे गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अब कौन कौन से उत्पादक राज्य इंपॉर्टेंट? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये वाला उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर यहीं पे हरियाणा है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश। अब एक चीज ध्यान से रखिएगा कि जब हम चावल के विषय में पढ़ रहे थे तो सारे उत्पादक किधर थे? इधर सीमित थे, इधर से लेके इधर सीमित थे, लेकिन गेहूं के उत्पादक कहां है? इस तरफ सीमित है। भारत में गेहूं की 2 प्रजाति पाई जाती है। पहली है ट्रिटिकम एस्टिविम। ये मुख्यतः मैदानी भागों में होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैदानी भागों का मतलब है यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहां पे होता है। और जो दूसरी प्रजाति होती है उसका नाम है मैक्रोनी। मैक्रोनी इसका मतलब ये असिंचित क्षेत्रों में, अनसिंचित मतलब जहां पे वर्षा कम होती है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हो गए आपके? जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का ये भाग।
तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि भारत में 2 प्रजाति के टिटिकम एस्टिविम और मैक्रोनी 2 प्रकार की प्रजातियों की गेहूं की उत्पादन भारत में किया जाता है। फिर जो गेहूं की जो प्रमुख फसलें हैं, कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, ये भारत में प्रमुख गेहूं की प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंदर भारत में 3 चीजें इंक्लूड की जाती, ज्वार, बाजरा और रागी। सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वार। आंध्र प्रदेशों में यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पे फसलें वर्षा आधारित हो, मतलब कम वर्षा पे भी ये विकसित हो जाती और बाहर से सिंचाई की इनको बहुत कम आवश्यकता होती है। इसलिए 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा ही इसके लिए बहुत होती है। तापमान 27 से 32 डिग्री, क्योंकि अभी हम इनके उत्पादक राज्यों को देखेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है। खरीफ और रबी दोनों के रूप में ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत में तो खरीफ के रूप में होती है, लेकिन दक्षिण भारत में चूंकि ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में महाद्वीपीय जलवायु या समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता है, हमें एक तरफ से कहें तो, जिसके कारण रबी और खरीफ दोनों सीजनों में इसका उत्पादन होता है। भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। और ये तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। पहली कौन थी? चावल, दूसरी गेहूं और तीसरी ज्वार है। यदि हम विश्व के प्रोड्यूसर में देखें तो मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ा है भारत है, उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है और फिर चीन का आता है। भारत, मैक्सिको और चीन, ये विश्व के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। आपको कहां पे ज्वार का उत्पादन होता है देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र, ये वाला एरिया पूरा महाराष्ट्र, रेड लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं। महाराष्ट्र देश का 50% से अधिक ज्वार का उत्पादन इस महाराष्ट्र राज्य में होता है। दूसरा है कर्नाटक, उसी के दक्षिण में देखिएगा कर्नाटक, और तीसरा है आंध्र प्रदेश, यह तटीय क्षेत्र देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। ये देश के प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य है। उसके बाद दूसरा है बाजरा। देखिए, ज्वार कहते हैं जनरली गरीबों का भोजन है, गरीब लोग खाते हैं और कहीं तो जानवरों को भी खिलाया जाता है ज्वार बाजरा। लेकिन बाजरा तो वो गांव में मेरे पिताजी बताते थे कि बचपन में बाजरे की ही रोटी घर पे बनती थी और गेहूं की रोटी तब बनती थी जब बहुत कोई खास मेहमान घर पे आता था और सिर्फ उसी को गेहूं की रोटी दी जाती थी। तो पिताजी चूंकि बहुत छोटे थे, गांव में रहते थे, तो बताते थे कि वो लोग भाइयों के साथ बैठे रहते थे कि आज उनकी मां एक गेहूं की रोटी हमको भी दे देगी। वो स्थिति थी देश में, आप समझ लीजिए। मैंने गेहूं में स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त, मैं हरित क्रांति के पहले की बात बता रहा हूं, 1967 देश में ज्यादातर लोग ज्वार और बाजरा ही खाते थे, गेहूं नहीं खाते थे। तो मैंने बताया ये वर्षा आधारित फसल है। यहां पे 25 से 31 डिग्री तापमान चाहिए, वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर चाहिए, हल्की बालुई और काली मिट्टी। बालुई होगी तो इसका मतलब सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? राजस्थान। ये देखिए, आप जान लीजिए कि राजस्थान 80% से ज्यादा भारत के बाजरा का उत्पादन करता है। राजस्थान इसको बहुत है। फिर दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश और तीसरा है ये गुजरात। राजस्थान और गुजरात, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये भी रबी और खरीफ के रूप में है। दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसका उत्पादन किया जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट है रागी। जो भौगोलिक विशेषता है लगभग वही है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में ही इसका उत्पादन होता है। सबसे बड़ा है इसका इंपॉर्टेंट कर्नाटक। ये देखिए जो है ना, ये कर्नाटक ये है और दूसरा ये तमिलनाडु। ठीक है, ये भारत में 3 प्रमुख मोटे अनाज की फसलें होती हैं, ज्वार, बाजरा और रागी।
दलहन मतलब पल्सेस दालें। यदि देखा जाए तो दालों के अंतर्गत हम अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, बहुत सारी दालें उपयोग करते हैं। और उत्तर का मैदान, यदि हम पूरा नॉर्थ इंडिया देखें, साउथ इंडिया छोड़ दें, तो उत्तर के मैदान में अरहर की दाल 90% क्या कहिए 99% घरों में रोज बनती है। यही कारण है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन चूंकि हर एक घर में दाल जरूर बनती है, तो यही कारण है कि सबसे बड़ा आयातक भी है। और कई बार तो सरकारों को भी पसीने छूट जाते हैं जब अरहर की दाल 200 रुपए किलो पहुंच गई थी एक टाइम, और वर्तमान में तो लगभग सारी दालें 100, 120, 140 के चल रही है। तो दालों का उत्पादन घटता बढ़ता है तो देश में एक बहुत बड़े खास समस्या की होती है। भारत में जो दालें उत्पन्न होती हैं उसमें नमी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो वर्षा आधारित होती है। जितना पानी बारिश से हो जाए उतने पे हो जाती है, हल्की फुल्की सिंचाई। इसलिए भारी वर्षा के क्षेत्रों को छोड़ के, मतलब जहां बहुत अधिक बारिश होती है वहां छोड़ के लगभग समस्त भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश ये देश का सबसे बड़ा दालों का उत्पादक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। राजस्थान में जहां सिंचाई की व्यवस्था होती है ठीक ठाक, वहां पे दालों का उत्पादन किया जाता है। और फिर महाराष्ट्र। देखिए, दाल भारत में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, यह जान लीजिएगा। और ये नाइट्रोजन फसल चक्र में भी समझा देता हूं आपको। दालें क्या होता है कि जब हम चावल की खेती कर लेते हैं या और दूसरी फसलें उगाते हैं तो भूमि से नाइट्रोजन या उत्पादकता में बहुत कमी आ जाती है। तो फसल चक्र के तहत इन दालों को बोया जाता है ताकि पुनः उनको मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाए और अगली फसल भरपूर हो। तो ये मल्टी यूज है, भारत के प्रत्येक घर में भी काम आता है। और ये फसल चक्र का बहुत बड़ा योगदान है कि भारत की मिट्टियों में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी ये पूर्ति दालें करती है। तिलहन मतलब ऑयल सीड, जिससे हम तेल मिलता है, ये बहुमुखी है। हम तो तेल भी यूज करते हैं, उनकी खली को हम खेतों में भी यूज करते हैं, बहुत सारे जानवरों को चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। क्योंकि भारत में जलवायु विभिन्नता पाई जाती है, तो मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, ये अलग अलग तिलहन की फसलें हैं। तो भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग जलवायु में अलग अलग मृदाओं में उत्पन्न होती है। इससे जो ज्यादा प्रश्न आते हैं वो भौगोलिक स्थिति से न आके इनके प्रोड्यूसर से आते हैं कि कौन इनका मेन प्रोड्यूसर है। भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। मूंगफली तो विश्व देखा जाए तो मूंगफली देश के कुल तिलहन का 30% है और भारत विश्व के बहुत बड़े उत्पादकों पे है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि तेल हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो भारत अपनी आवश्यकताओं को बहुत सारा तेल विदेशों से आयात करता है। जैसे आजकल तो ऑलिव ऑयल आ गया, एक फैशन चल गया है जैतून का तेल खाने का। तो यदि देखा जाए तो मूंगफली मुख्यतः गुजरात में ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद सोयाबीन मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा प्रोटीन का ये माध्यम है। और स्टूडेंट लाइफ में सोयाबीन का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग हॉस्टल लाइफ में जब सब्जी के लिए हम लोग पास पैसे नहीं होते थे, घर से नहीं आते थे पैसे, तो हम लोग सोयाबीन खरीद लाते थे, आलू के साथ डाल के उबाल के खा लेते थे। और तहरी उत्तर भारत के हॉस्टलों में, जिसको हम पुलाव भी कह सकते हैं आयुष में, उसमें सोयाबीन डाल के, मटर नहीं होती तो हम सोयाबीन डाल के खा लेते हैं। तो सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का ये बहुत बड़ा उत्पादन है। तिल गुजरात में ही होता है, यहाँ पे तिल भी होता है। और सूरजमुखी कर्नाटका में,
तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन फसलों में कौन प्रथम द्वितीय स्थान पे इसके उत्पादक है। इसका जो यूज होता है तेल का, साबुन बनाने, इत्र, वर्निश, कॉस्मेटिक के सामान में नेल पॉलिश आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फसल है मक्का, कॉर्न जिसको कहते हैं। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने भुट्टे ना खाए। अब चूंकि उम्र के साथ भुट्टे को, दानों को खाने में मुश्किल होती है। सड़क पे तो ये जो भुट्टे होते हैं ये 10-10 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन आजकल जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल बन गए हैं वहां सुना है कि इन भुट्टों को 700-700 रुपए में बेचते हैं ये सब। तो भाई सोचने वाली बात है कि भुट्टे सड़क में खाने का जो मजा है कि उसमें नमक और नींबू लगा के, कि उस मल्टीप्लेक्स में बैठ के खाने। आइए पहले पढ़ते हैं मक्के के बारे में। मक्का एक्चुअली क्या है, अमेरिकन पौधा है जो भारत में पुर्तगालीज द्वारा लाया गया था। ठीक, चारे और खाद्यान्न दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है, ये मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत में तो खाद्यान्न के रूप में होता है, हम भुट्टा खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं आटे से, लेकिन यूएसए में ये चारे के रूप में होता है। और किसको खिलाया जाता है? सूअर को, जिसके पौर के कहते हैं, जिसके मांस को। और कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मांस यदि किसी का होता है तो वो सूअर का होता है। आप लोगों ने खाया हो ना हो, कभी कोशिश कीजिएगा, विदेश जाइएगा तो अब हमारी तरह देश की तरह सूअर नहीं होते, उनके सूअर बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, पिंक पिंक होते हैं, गुलाबी गुलाबी। और टीवी में तो एक बहुत बड़ा सीरियल कार्टून चलता है पेपा पिग, आपने देखा होगा, जॉर्ज पिग, पेपा पिग, डैडी पिग, मम्मी पिग। तो आप समझ लीजिए कि पिग अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कितना महत्वपूर्ण जानवर है। ये खरीफ फसल है। खरीफ का मतलब गर्मियों में बोई जाती, नेचुरल तापमान इसको थोड़ा ज्यादा चाहिए, और वर्षा पानी चावल की अपेक्षा काफी कम चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में होता है, इसको जान लीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ था? बांगड़। बांगड़ वर्ड यूज किया था ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए ये यूज होता है। विश्व में यदि इसके सबसे बड़े उत्पादक देखा जाए तो यूएसए, ब्राजील और वियतनाम, ये विश्व के मक्के के बहुत बड़े उत्पादक हैं। और कभी कभी चेंज हो जाता है, तो कभी कभी ब्राजील के बाद चाइना चला आता है इस जगह, कभी चाइना ऊपर चला जाता है। इसलिए आप करंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए, चाइना, ब्राजील है। यूएसए, ब्राजील और चाइना है। भारत में जो मक्का उत्पादन होता है मुख्यतः कहां होता है? कर्नाटक में। यहां पे देखिएगा, ये पूरा क्या है? कर्नाटक, फिर ये आंध्र प्रदेश। अब चूंकि तेलंगाना भी आता है तो इसके अंदर अब तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र। ये मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत के। भारत में जो सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाता है वो पिंटर प्रजाति का होता है। पिंटर, भारत में सबसे ज्यादा मक्का इसी प्रजाति का उगाया जाता है। गन्ना बहुत ही रसीला होता है। हम सब ने, हर उम्र के लोगों ने गर्मियों में गन्ने का रस या गन्ने का जूस जरूर पिया होगा, और गन्ना चूसा भी होगा। हमको याद है कि पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे, तो जब पापा बेलगाम में ट्रांसफर हुआ था तो मैं प्रयागराज से जब बेलगाम जाता था तो रास्ते में गन्ने के खेत महाराष्ट्र में पड़ा, सांगली उंगली के आसपास पड़ते थे। तो देखो कभी ट्रेन रुक जाती थी तो दौड़ के जाते थे, हम लोग गन्ना तोड़ के चूसते थे। तो बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो गन्ने के साथ जुड़ी हुई है। गन्ना उष्ण उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसका क्या मतलब है? यदि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये उष्ण 23.5 डिग्री उत्तर बेटा नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ।
और थोड़ा सा और उसको ले लेंगे ये उपोषण, ये पूरा भाग 30 तक का ले लेंगे यदि, जहां पे इसका उत्पादन होता है। ये पूरे साल की फसल है, जान लीजिए, मतलब पूरे साल बुआई से लेके कटाई तक पूरा साल लग जाता है, इसलिए इसको कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है कि रबी की फसल है कि ये खरीफ की फसल है। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और ये भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में, उत्तर भारत में ये जलोढ़ मिट्टी में, और ये प्रायद्वीप पठार पे ये काली और लाल और लेटराइट मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा गन्ना उत्पादक है। यदि हम देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा गन्ना जो उत्पादक है वो ब्राजील है, फिर भारत है। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील, भारत, फिर यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। उसके बाद चीन का नंबर आता है। तो भारत गन्ने के साथ चीनी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दूसरा जान लीजिएगा कि जो गन्ना है वो सूती कपड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग पे आता है। कृषि आधारित मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र या कपास के बाद गन्ने का। भारत में जो गन्ने का मुख्यतः उत्पादन होता है, यदि उत्तर भारत के जलोढ़ में देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र और ये कर्नाटका। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है मुख्यतः तराई के क्षेत्र में होता है। तराई का मतलब जो नेपाल के बॉर्डर से शिवालिक से है, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, इस ब्रांच में होता है। लेकिन 1960 के बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में आज भी सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन उत्पादन की मात्रा में क्या होता है, वो दक्षिण भारत सामूहिक रूप से आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि उत्तर भारत में गर्मी का जो सीजन है वो थोड़ा लंबा होता है, मई, जून, जुलाई, तो उसमें जो गन्ने की रस की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। जबकि दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये तमिलनाडु में राज्यों में क्या है कि सागरी जलवायु होने के कारण बहुत देर तक उसमें गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। गन्ना चूंकि एक हरास वाला, हरास मतलब है कि उसको काटने के बाद उसको बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी चीनी मिल उद्योग हैं वो गन्ना के क्षेत्रों के पास ही लगाए गए हैं। कोयम्बटूर 1912 में, कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी जहां पे गन्ना पे रिसर्च किया जाता है। भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है कपास। कपास के संदर्भ में जान लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि देश का जो सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें देश में सबसे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है? रेलवे आता है। मतलब देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि 20 लाख के करीब लोग सूती वस्त्र उद्योग में जुड़े हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन से? कपास से। तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत कपास का मूल स्थान है। इसका मतलब भारत में ही कपास की पौधे की खोज की गई थी, यह सबसे पहले बोया गया था। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है और सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वहां भी कपास के कपड़े या सूत का वर्णन है। तो आप समझ लीजिए कि भारत के संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये खरीफ फसल है। खरीफ का मतलब है गर्मियों के आसपास मानसून के आगमन में बोई जाती है। तापमान 20 से 30 डिग्री चाहिए और 200 दिन पाला रहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए और सीडीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फसल को 200 दिन पाला रहित चाहिए, अर्थात जब उसके डोडे फूल खिलने लगते हैं कपास के तो आसमान साफ होना चाहिए, बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए और खूब धूप खिली होनी चाहिए ताकि वो फूल खिल के अच्छी तरह विकसित हो सके। इसलिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अर्ली स्टेज में होनी चाहिए। एक बार यदि फूल आ जाए तो वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। भारत में दक्कन की काली मिट्टी पे अर्थात
इस क्षेत्र पे इसका कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारत विश्व के बड़े कपास उत्पादकों में है। यदि आप देखा जाए तो भारत, फिर चीन और फिर यूएसए। ये स्थिति कभी कभी बदलती रहती है, जिसको आप करंट से जोड़ लीजिएगा। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, वर्तमान में इस वक्त भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां कपास का उत्पादन होता है, यदि देखा जाए तो सबसे पहले महाराष्ट्र। ये आपको याद है, पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र। फिर ये गुजरात, ये इसी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा पंजाब में भी थोड़ा बहुत इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में जो उत्पादन है वो मध्यम और छोटे रेशे वाला होता है, और सबसे लंबे रेशे वाला बड़ा उपयोगी होता है। तो भारत मिस्र, अमेरिका, सूडान जैसे देशों से अपनी आवश्यकता का आयात करता है, क्योंकि भारत सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान पे आता है, तो उसको बहुत अधिक कपास की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत में क्या हुआ था, जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, जितनी कॉटन मिल्स थी वो भारत में रह गई, और जो उत्पादक क्षेत्र थे क्या वो पाकिस्तान चले गए। तो भारत में कच्चे माल के कपास की बड़ी कमी हो गई, तो उसकी दृष्टि से देखते हुए बड़े क्षेत्र पे इसकी खेती की गई, आरंभ भारत में की गई थी। तो याद रखिएगा, कपास भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योगों का कच्चा माल है। ये इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। जूट, भारत विश्व के बहुत बड़े उत्पादकों में है जूट का। जब पहले पूर्वी पाकिस्तान बना 1947 में, फिर जब बांग्लादेश बना, तो दोनों ही स्थितियों में भारत का जो बहुत बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चले गया, और मिले भारत में रह गई, जैसे कपास में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में हुआ था। जूट क्या है, खरीफ की फसल है। जब खरीफ की फसल है तो आपने अभी तक आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि जो मानसून आगमन में बोई जाती है, तो यहां 160 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जूट के पौधों के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्वच्छ जल चाहिए होता है, क्योंकि जूट का पौधा उसमें डूबा रहता है, फिर वो गलता है, उससे रेशे बनते हैं, इसलिए इसको रेशेदार फसलें कहते हैं। भारत में कौन कौन सी है, जूट, कपास और सन, और तीसरी क्या है, रेशम, खुद रेशेदार। लेकिन ये जूट और कपास मिट्टी में उगने वाली है, और रेशम क्या है, कीड़े से होती है, ठीक है। तो और ये मुख्यतः दोमट और जलोढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इसके उत्पादक क्षेत्रों को, तो आप बहुत आसानी से जान जाएंगे। तो कौन कौन से इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, सबसे पहले है पश्चिम बंगाल। ये देखिए, पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। यहाँ पे गंगा नदी या हुगली नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में बहुत अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है बिहार। ये सारे वो क्षेत्र हैं, आप देखिए, जहां बारिश बहुत अधिक होती है। तीसरा है असम, ब्रह्मपुत्र घाटी। फिर मेघालय, ठीक है, जहां पे बारिश बहुत होती है, और कौन सी, दोमट और जलोढ़ मिट्टी। भाई मेघालय में तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेकिन बाकी जगह, बिहार गंगा का मैदान, ये भी गंगा का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, तो यहां पे जूट का उत्पादन होता है। भारत में जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रेशा चमकता है, और इसका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी आदि के रूप में होता है। हमारे एक संत हैं, उसके बहुत सारे अनुयायी, जय गुरुदेव, उन्होंने अपने अनुयायियों को कह रखा है कि वो जूट की, मतलब बोरियों के ही कपड़े पहने। तो उनके अनुयायी जय गुरुदेव के, सफेद रंग का झंडा होता है जिसमें जय गुरुदेव लिखा रहता है, वो बोरी के ही कपड़े पहनते हैं, उनका मानना है। और आपने देखा होगा कि बोरियों में चीनी आती है, चावल आती है, सब उसी में पैक होकर बोरियों में। यदि हम विश्व के संदर्भ में देखें तो कौन कौन है, भारत, बांग्लादेश और तीसरा यदि हम देखा जाए तो चीन
प्रमुख उत्पादक राज्य देश है विश्व में, जिसमें भारत और बांग्लादेश में काफी चलता रहता है कि कभी बांग्लादेश प्रथम स्तर पर आ जाता है और कभी भारत प्रथम स्तर पर आ जाता है। तो ये जूट है जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। चाय, भारतीय संस्कृति में चाय सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां सुबह शाम चाय ना बनती हो। दिन भर पता नहीं कितनी बार चाय मिलते हैं, दोस्त मिलने आते हैं ऑफिस में तो चलो यार चाय पी लिया जाए, कहीं कुछ बैठते हैं चलो एक कप चाय पिया। इससे समझ लीजिए कि भारत में चाय कितनी इंपॉर्टेंट है। चाय जो वास्तव में भारत आई थी वो अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी और ये एक्चुअली चीनी पौधा है, ये चीनी पौधा है और चीन के यूनान, दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है जहां से भारत लाई गई थी ये चाय। ये रोपण कृषि है। रोपण कृषि के बारे में हम जानते हैं कि एक बार बो दिया जाए तो कई सालों तक हम फसल ले सकते हैं। और रोपण कृषि की क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कहते हैं उसमें बहुत सारा मजदूर चाहिए, बड़े बड़े बागान होते हैं, अधिक पूंजी चाहिए, सुगम यातायात, जो आपने रोपण कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सब विशेषता चाहिए। उष्ण उपोष्ण जलवायु का ये पौधा है। इसका मतलब है कि ये ऐसी जगह, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ या उष्ण उपोष्ण का जो क्षेत्र है 0 और 23 डिग्री नॉर्थ और 0 और 23 डिग्री साउथ, इसके बीच में ये काफी होता है। तो जब इस क्षेत्र का पौधा है तो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको। गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए। भारत में मुख्यतः लेटराइट मिट्टी में होता है जो दक्षिण के पठारी प्रदेशों में पाई जाती है या असम पे पाई जाती है। और ढलुआ क्षेत्र, ये ढलुआ क्षेत्र का इसका मतलब ये है कि जो भूमि है वो यदि समतल होगी तो चूंकि वर्षा वर्ष भर चाहिए और पानी कितना चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर। यदि इतनी ज्यादा पानी यदि समतल भूमि में होगा तो काफी इकट्ठा हो जाएगा तो पौधा सड़ जाएगा। इसलिए उसको इस प्रकार की पर्वतीय ढाल चाहिए ताकि पानी आसानी से बह सके। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत के बाद आता है चीन, फिर आता है श्रीलंका उत्पादकों में। लेकिन चीन चूंकि अधिकांश अपना खुद कंज्यूम कर लेता है चाय, तो विश्व में जो एक्सपोर्टर्स है, निर्यातक है, वो भारत और श्रीलंका, केनिया, और भारत और श्रीलंका के बीच में काफी प्रतिस्पर्धा होती रहती है कि कौन बड़ा उत्पादक है और कौन छोटा उत्पादक है। भारत में दो प्रकार की यदि वो देखा जाए वैरायटी होती है। पहली होती है चीनी वैरायटी और दूसरा होता है आसामी वैरायटी। ये दो वैरायटीज की चाय है भारत में। आसामी का मतलब है जो भारतीय चाय होती है। सबसे बड़ा उत्पादक है आसाम। ये देखिए, ये असम है। यहां पे सुरमा घाटी जो ब्रह्मपुत्र घाटी में ही है असम में, ये चाय का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहां मैं लिख देता हूं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पहला है दार्जिलिंग और दूसरा है जलपाईगुड़ी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चाय उत्पादक क्षेत्र है। जो दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन होता है जैसे केरल में, तो ये है नीलगिरी, अन्नामलाई और ये कार्डमम। ठीक है। यदि देखा जाए तो ये कर्नाटका, केरल और ये थोड़ा सा भाग तमिलनाडु का, जहां पे चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत विश्व का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और अपने कुल उत्पादन का करीब 25% ये एक्सपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या फसल है उसका है कॉफी। साउथ इंडिया में तो रेगुलर पी जाती है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये कभी कभी ओकेशनली, और शादी ब्याह में आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको कॉफी के वो मिलेंगे। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कॉफी काफी लोग पीते हैं।
तापमान थोड़ा कम चाहिए इससे, क्योंकि कॉफी का पौधा बड़ा मुलायम होता है और तेज धूप में खराब हो जाता है, तो ज्यादातर ये शेडो वाले एरिया में होते हैं। तो 16 से 28 डिग्री तापमान चाहिए। वर्षा उतनी ही चाहिए जितनी चाय को चाहिए, और बाकी सब विशेषताएं, ढलवा भूमि, पर्वतीय क्षेत्र की ढाल भूमि, इस तरह सब वही चीज चाहिए जो कॉफी में चाहिए। कॉफी की दो किस्में, अरेबिका और रोबस्टा। देखिए, अरेबिका अच्छी क्वालिटी का कॉफी होता है, लेकिन इसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, और रोबस्टा में कीड़े कम लगते हैं। इसलिए भारत में रोबस्टा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और भारत इसी का सबसे अधिक निर्यात भी करता है। भारत में जो कॉफी एक्चुअली प्रोड्यूस की जाती है वो कहां है? साउथ में। ये कर्नाटका के यहीं पे बाबा बुदन पहाड़ी पे ही सबसे पहले कॉफी का पौधा लगाया गया था। कॉफी एक्चुअली अफ्रीकन पौधा है, अफ्रीका से आया था। हाँ, ये बाबा बुदन की पहाड़ी आप लो आयास में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लो आयास का बहुत बड़ा भंडार है भारत में, बाबा बुदन की पहाड़ी पे। कर्नाटका में गया था, उसके बाद ये केरल, और ये जो है तमिलनाडु, यहां पे लगाया था। जो कॉफी बोर्ड है भारत में, जो एक संस्था है, वो है बंगलुरु में कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत की जो कॉफी होती है उसको माइल्ड कॉफी कहते हैं, माइल्ड कॉफी का मतलब होता है काफी मधुर होती है। इससे भारत की कॉफी की डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा है। क्योंकि भारत में कॉफी की कम खपत है और हम अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, तो हम बहुत बड़ा एक हिस्सा इसका निर्यात कर देते हैं। और जो कर्नाटका है वो कुल देश का 70% कॉफी का उत्पादन करता है। ये पे नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई, जो चाय का क्षेत्र है वही कॉफी का क्षेत्र है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। रबड़, हमारी जो स्कूल का बचपन स्टार्ट होता है तो किसके साथ स्टार्ट होता है? एक पेंसिल और दूसरा रबड़। जब थोड़े बड़े होते हैं तो साइकिल में जाती है छोटी सी, जिसके टायर ट्यूब भी रबड़ के होते हैं। गर्ल्स की पोनीटेल, चोटी भी रबड़ की ही बनी होती है। और आज की जनरेशन का तो नहीं पता, लेकिन हमारी जनरेशन के 70-80% बच्चों ने गुलेल से जरूर खेला है। ऐसे वी आकार की लकड़ी होती है, नीचे ऐसे होता है एकदम, इसमें रबड़ बांध देते टायर काट के, तो और हम लोगों ने इसको खेला है बहुत अच्छी तरह। तो यहां जो हम रबड़ की बात करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ के उत्पादन की बात करेंगे। क्योंकि नेचुरल रबड़ को आज किसने रिप्लेस कर दिया है? सिंथेटिक रबड़ ने, जो केमिकली बना हुआ है उसने रिप्लेस कर दिया है। रबड़ है भूमध्य रेखीय फसल। भूमध्य रेखीय मतलब यदि आप इसको, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो ये 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री साउथ, ये क्षेत्र की फसल है। क्योंकि ये क्षेत्र की फसल है तो इसको तापमान कितना चाहिए? क्योंकि इस क्षेत्र में तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती, इसलिए इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पानी चाहिए और तापमान 25 डिग्री से अधिक चाहिए। जो एक्चुअल मूल पौधा है वो इसी क्षेत्र का है, वो है अमेजन बेसिन का। अमेजन बेसिन ये विश्व की सबसे ज्यादा जल लेके चलने वाली नदी है। अमेजन बेसिन, विश्व की तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा जल जो लेके चलती है वो अमेजन बेसिन चलती है, और ये है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, यह है दक्षिण अमेरिका में, है। भारत में ये जो इसका उत्पादन होता है वो पहले क्या था, दक्षिण भारत तक ही सीमित था। और इसका कारण क्या था कि 1876 में हेनरी विलियन सबसे पहले इस पौधे को भारत पे लाए थे, और 1902 में, तब तक छुटपुट जगह लगाया था, लेकिन 1902 में केरल के पेरियार घाटी पे, पेरियार नदी की घाटी पे इसका बहुत बड़े क्षेत्र पे इसको बोया गया था।
इसलिए इसका जो उत्पादन था वो दक्षिण भारत में था। और ये कौन सा क्षेत्र है, यदि हमने नाइन्थ का यदि आपको याद हो, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। लेकिन बाद में इधर लेटराइट और इधर लाल मिट्टी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जलोढ़ मिट्टी में भी होने लगा और ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी रबड़ की खेती प्रारंभ की जाने लगी। यदि उत्पादन के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, केरल। केरल का ये जो प्लेस है, ये भारत का करीब 90% केरल 90% के करीब भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और यहां के जो एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोल्लम, कोट्टायम, ये प्रमुख जिले हैं जहां पे प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा कर्नाटक, ये पूरा एरिया तमिलनाडु, अभी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होने लगा है। और एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है मेघालय। इसको याद रखिएगा आप कहेंगे तो भूमध्य रेखीय है, लेकिन मेघालय में भी उत्तर पूर्व के राज्यों में भी रबड़ की खेती बहुत अच्छी तरह किया जाता है। भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश रबड़ का उत्पादन खुद ही कर लेता है और एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। आपने एक नाम सुना होगा, MRF। ये नाम देखा है, इसका फुल फॉर्म है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। आपने पहले सचिन तेंदुलकर के बैट में देखा होगा, लगा होगा। आजकल विराट कोहली साहब के बैट में स्टिकर चिपका होता है। बचपन में जब हमको बैट मिलता था उसमें स्टिकर नहीं होते थे तो हम लोग ला लाके स्टिकर चिपकाते थे। तो लेकिन सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा ये लोग मुफ्त में नहीं लगाते, ये MRF का स्टिकर लगाने के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं। विश्व में यदि सबसे बड़ा यदि देखा जाए कि कौन सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड, उसके बाद है इंडोनेशिया, ठीक, और फिर मलेशिया। यदि आप इन तीनों कंट्रियों को देखेंगे तो तीनों की लोकेशन यहां पे भूमध्य रेखी क्षेत्र पे या भूमध्य रेखी जलवायु पे, चौथे नंबर पे भारत आता है। अब हम एक ऐसे पेय पदार्थ के विषय में बात करेंगे जिसको पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता और उसके घर चोरी नहीं होती। वो क्या है, तंबाकू। बूढ़ा क्यों नहीं होता, क्योंकि भरी जवानी में, यंग एज में ही ऊपर चला जाता है। और चूंकि तंबाकू खाने और सिगरेट पीने वालों को खांसी बहुत आती है तो रात भर बैठ के खांसते हैं, तो चोर भी इनके घरों में नहीं घुसते। तो ये एक्चुअली जो पौधा है ये अमेरिकन मूल का पौधा है, तंबाकू, ठीक है। इसको जो वर्षा चाहिए 50 से 125 सेंटीमीटर, तापमान 15 से 35 डिग्री, और ये जो देखिए बुलाई, दोमट, लाल और जलोढ़ मिट्टी, और एक जगह काली मिट्टी, ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में होता है। मैं बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में कैसे होता है। और इसमें देखो निकोटियाना टोबेकुम और निकोटियाना रोस्टिका, ये दो प्रकार के हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो टोबेकुम है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग में इसका उत्पादन किया जाता है और देश के कुल उत्पादन का 90% योगदान इसमें है। क्षेत्रफल, उत्पादन। और जो दूसरा है रस्टिका, वो 90% क्षेत्रफल में किया जाता है लेकिन कुल उत्पादन 10% है। तो अच्छा, सिगरेट तो अभी पिए कि नहीं, तो पूछना नहीं चाहिए। तंबाकू अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे उत्तर भारत में किस रूप में ज्यादा होता है, खैनी, है ना। दक्षिण भारत में सिगरेट, आजकल एक प्रचलन चल गया है हुक्का बार, उसमें कहते हैं कि वो उसमें जरा अलग तरीके का होता है, लेकिन होता तो हुक्का बार है ना, जो हरियाणा और पंजाब के जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हुक्का पीते हैं। सबसे जो बड़ा उत्पादक है भारत में वो है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में विशेष प्रकार का होता है जिसका नाम है वर्जीनिया। वर्जीनिया किस्म की तंबाकू होती है जो मुख्यतः सिगरेट बनाने के काम में आती है। उसके अलावा गुजरात, ये एरिया, गुजरात में बीड़ी के रूप में बहुत ज्यादा तंबाकू यहां होती है, जिसकी तंबाकू बीड़ी के रूप में होती है। तो जलोढ़ और काली मिट्टी है वो एक्चुअली बीड़ी और सिगरेट उत्पादन के लिए आती है, और जो इधर की जो लाल मिट्टी है वो थोड़ा खैनी वैनी के रूप में इसका अधिक उत्पादन किया जाएगा। तीसरा है कर्नाटका, ठीक है। और यदि विश्व के संदर्भ में देखें तो यूएसए, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब समझ लीजिए कि भारत में तंबाकू कितनी बड़ी एक समस्या है। भारत में जो मुंह का कैंसर है वो मुख्यतः तंबाकू के ही कारण आता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो गुटखा के रूप में हो। और गुटखा खाने वालों का कुछ सालों बाद मुंह भी नहीं खुलता, करके बात करते हैं ये लोग। तो इसको बड़ा ध्यान रखना है कि ये नहीं खाना, गांठ बांध लेना है कि कितना भी कोई फोर्स करे आपको तंबाकू से बहुत दूर रहना है। ये था तंबाकू के विषय में भारत में। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि भारत के प्रमुख आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया किस्म की और गुजरात में बीड़ी के लिए होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निकोटिना टोबैको, जो भारत के कुल उत्पादन के 90% इसका योगदान होता है। आशा है कि आपको वीडियो से वो सब समझ जानकारियां मिल गई होगी जो आप चाहते थे। आपकी अधिकांश समस्याएं भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में दूर हो गई होंगी। आपसे आग्रह है कि आप अपने कमेंट दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, और किस प्रकार मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं, और आप किन किन विषयों के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।